नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जी खोल करके हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था कि जो ये पश्चिमी देश हैं और खास तौर से अमेरिका अमेरिका जिस तरीके से विदेश नीति की जो मूलभूत एक बेसिक्स होती हैं, जो कूटनीति होती है, उस कूटनीति का जिस तरीके से बहुत सारे दूसरे देशों के बारे में वो अमर्यादित टिप्पणियां करते रहे और हस्तक्षेप की हालत हद तक जाते रहे। और बहुत सारे देशों में तो उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, इस तरीके के आक्रमण किए हैं, जैसे इराक को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था सनक में केवल। और अफगानिस्तान का भी क्या हाल करके छोड़ा है, ये हमसे किसी से छिपा नहीं है। इसी तरीके से सीरिया हो, दूसरे मुल्क हैं, वहां भी मतलब वो कहते हैं ना, एक गरीब की जोरू जो है वो सबकी भाभी। और कई बार ये भी होता है कि जो कमजोर होता है उसको बेवजह भी दो थप्पड़ फालतू ऐसे ही लगा दिए जाते हैं। तो अमेरिका की जो हरकतें रही हैं अब तक दुनिया के दूसरे देशों के साथ, वो वैसी ही रही हैं। और जो तन करके खड़े हो जाते हैं, चीन है, दूसरे देश हैं, या इधर आप देखें तो भारत है या रूस है, बाकी का तो छोड़ दीजिए। एक पिद्दी सा देश क्यूबा, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके हमेशा बात करता रहा। तो अमेरिका में इस समय जो हाल है, उसके पीछे क्या कारण है, जरा ये भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। और ये स्वतः स्फूर्त तो नहीं हो सकता है जो हम इस समय देख रहे हैं। एक दो यूनिवर्सिटी से शुरू हुए छात्र आंदोलन, प्रदर्शन और फलिस्तीनियों के हकों के समर्थन में ये सब शुरू हुआ, जो अब वहां की लगभग अधिकांश जो नामचीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें फैल चुका है। और नौबत ये आ गई है कि जो वहां के गार्ड हैं वो बुला लिए गए हैं। अब दमन का रास्ता अमेरिका अपना रहा है। जो डेमोक्रेटिक राइट्स का ठेकेदार बनता है पूरी दुनिया में, और कहीं कुछ भी हो जाता है तो वो पाठ पढ़ाने लगता है, ऐसा अमेरिका इन आंदोलनों को, प्रदर्शनों को कवर करने वाले जो मीडिया के लोग हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, उनको धक्के मार रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। और छात्रों पर भी, प्रदर्शनकारियों पर भी दमनकारी नीति अपना रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, 100 छात्र के आसपास अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुझे हंसी आ रही थी इस बात पर कि हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा गजब बयान दिया है। और उन्होंने क्या बयान दिया है, इस पर भी हम आएंगे, आपको भी बताएंगे। और भारत का जो ये बदला हुआ रूप है, ये क्यों इस समय प्रस्फुटित हो रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। और अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर। अनुपम जी, सबसे पहले मैं अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ये बयान ही दर्शकों को पढ़वा देता हूं। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो रहे विरोध प्रदर्शन चिंताजनक है। अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहा है। अमेरिका में हो रहे इस घटना पर हमारी पैनी नजर है। ये जो पैनी नजर का ठेका अमेरिका ने उठा रखा था अब तक, दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ होता था तो उसके प्रवक्ता व्हाइट हाउस में खड़े होकर के कहते थे कि इस घटनाक्रम पर हमारी पैनी निगाह है। भारत की ये प्रतिक्रिया, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ये प्रतिक्रिया किस तरह देखते हैं अनुपम जी, इस बदले हुए भारत को? और क्या संदेश देना चाहता है भारत अमेरिका को? देखिए साहब, 300 350 साल पहले
तमाम यूरोपियन पावर्स यहाँ आए और हमको कॉलोनाइज किया। कोई देश बचा नहीं साहब। डच आए, स्पेनिश आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, मतलब जिसके जिसके पास भी एक पानी में तैरने वाला जहाज था, तुम उठा के हम पे चढ़ बैठा। हर तरह से हमारा शोषण किया। ब्रिटेन आया ही, आप देख रहे हैं, इंग्लैंड आया ही। तो अब उनके दिमाग में ये हो गया कि साहब ये तो अब समझ में आया कि सर तो गुलाम लोगों का देश है, तो गुलाम लोगों का देश है। अब उनसे उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अभी आपको बताऊं, कुछ मेरे ख्याल से 5-6 साल पुरानी बात है। इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसने 107 सैटेलाइट्स एक साथ स्पेस में छोड़े थे। जी। स्पेस में छोड़े थे मतलब ऐसे थोड़ी ना कि ले जाके ऐसे ही ऑफलोड कर दिए। इन 107 प्रक्षेपित किए थे, सैटेलाइट, प्रक्षेपित किए थे, नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, प्रक्षेपित भी नहीं किए, ऊपर ले जाके इन 107 सैटेलाइट्स को इनकी कक्षा में स्थापित किया था। बिल्कुल समझे वही आप? प्रक्षेपित, हाँ तो हाँ, वही। आप इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप नीचे से लेकर ऊपर जाना और उसके बाद 107 सैटेलाइट्स को अलग अलग उनकी कक्षाओं में स्थापित करना, और इतना फ्लॉलेस किया। आप माने कि मतलब मिलीमीटर, मतलब मिली सेकेंड के हिसाब से वहां पे चीजें हो रही थी और एकदम फ्लॉलेस गया। तो साहब उसमें एक मैं डॉन अखबार पढ़ रहा था। अंग्रेजी का अखबार है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टैब्लिश किया था उसको। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही उस अखबार को बनाया था। तो साहब वो लिखता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनी जगह है, इसमें ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ और है। और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये है कि 107 सैटेलाइट्स में भारत के सिर्फ 2 हैं। 93 अमेरिका के हैं, फिर ब्रिटेन के हैं, फिर फ्रांस के हैं, फिर जर्मनी के हैं। आप सोचें, ये लोग जो हमारा माहौल देखिए कितना दोगलापन है। जब हम चांद पे जाते हैं, जब हम स्पेस में जाते हैं, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून बनाते हैं कि स्पेस क्लब में लोग बैठे हुए टाई कोट लगाए बात कर रहे हैं और एक हिंदुस्तानी बाहर गाय की रस्सी पकड़ के खटखटा रहा है। जब हम मंगल ग्रह पे जाते हैं तो भी आप ऐसा इंसल्टिंग कानून वो कार्टून बनाते हैं। और फिर उतनी बेशर्मी से हमारे पास चले आते हैं कि साहब हमारा सैटेलाइट ऊपर छोड़ दो, और एक दो नहीं, पूरे 93 छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? इसलिए छोड़ दो कि जितने पैसे में आप हमारा सैटेलाइट छोड़ेंगे, मतलब जितने पैसे में आप हमारे 93 सैटेलाइट छोड़ेंगे, उतने में तो हमारे एक 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 सैटेलाइट के पैसे लग जाएंगे। बिल्कुल। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि साहब आपने जो एक फिल्म बनाई है ग्रेविटी, उसका जो बजट, उससे कम बजट में तो हम मंगलयान हमने भेज दिया मंगल ग्रह। तो आप अच्छा, ये खर्चा कम कैसे है? अब आप सोचिए, साइंस, व्हाट इज साइंस, विज्ञान है। मैं एक मिनट थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं सर। मैं विज्ञान का मतलब ही यही है कि साइंस की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो प्रगति है, वो आम आदमी तक पहुंच जाए, इतनी सस्ती हो जाए, इतनी सस्ती हो जाए। यानी साइंस का जो अल्टीमेट एम है वो तो भारत ने पूरा किया। इतना सस्ता साइंस देखे, इतना सस्ता साइंस देखे साहब। कोवैक्सीन हमने बनाई, मुझे अभी तक याद है, कोविड के बीच में व्हाइट हाउस के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनका बयान आता है कि साहब दुनिया में वैक्सीन तो एक ही है, कोवैक्सीन, बाकी सब फर्जी, सिर्फ वही लेने लायक। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। अब देखिए 2 लेवल पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं सर, आप सीनियर हैं, गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। जिस तरह एक चाय वाले का प्रधानमंत्री होना उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा जिनको लग रहा है कि हम तो पीढ़ियों से राज करने के लिए बने, उस तरह भारत जैसे जिसको गुलाम मुल्क माना जाता था,
वो उन मुल्कों को बर्दाश्त नहीं हो रहा जिनको लगता था ये तो हमारे गुलाम है। इसीलिए मैं एक प्रधानमंत्री मोदी से एक चीज जरूर चाहता हूं, और पता नहीं उनके जैसे विजनरी आदमी कोई स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा। हमें कॉमनवेल्थ छोड़ देना चाहिए साहब। जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो मैं ये कहता हूं कि साहब देखिए, गुलामी की सलामी आज भी आप जाके क्वीन को सलाम कर रहे हैं। आज भी आप जाके राजा रानी को, प्रिंस चार्ल्स को सलाम कर रहे हैं। व्हाट इज कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ उन मुल्कों का समूह है, उन देशों का ग्रुप है जो किसी न किसी कालखंड में ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। मुझे कॉमनवेल्थ से ज्यादा शर्मनाक और मतलब मुझे लगता है हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। हम क्यों अपने आप को याद दिलाते हैं उसको। और इसीलिए आज भी कॉमनवेल्थ के सारे मुल्कों को उस दिन ब्रिटेन के मोनार्क या क्वीन को सलामी देना पड़ता है, और राजा या रानी जो मोनार्क है उसको सलामी देना पड़ता है। बंद करें ये तमाशा। कॉमनवेल्थ तो हमको वही याद दिलाता है जो मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि तिरंगे में यूनियन जैक भी होना चाहिए। मुझे तो मतलब उन्हीं की डिमांड को याद दिलाता है। कॉमनवेल्थ वही है, हमारे तिरंगे में आज भी यूनियन जैक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में इस व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। पहली बात। अब अमेरिका, अमेरिका बहादुर, कहते हैं ना अमेरिका बहादुर, क्यों साहब? एक बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था जब हम लोग बचपन में थे। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था। साहब यूएसएसआर खत्म हो गया, बचा रूस। रूस की हालत क्या आप देख लीजिए कि इतने दिनों में वो 2 साल से लगा हुआ है बेचारा, आज तक यूक्रेन को मात नहीं दे पाया। यूक्रेन को मात नहीं दे, माना जा रहा था कि 1 महीने में रोम देगा, तो साहब यूक्रेन को मात नहीं दे पाया। तो ये दिखाता है कि साहब अमेरिका एक दुनिया, एक यूनिपोलर दुनिया बन गई। क्यों इसलिए बन गई कि चीन अपनी तमाम मिलिट्री पावर के बावजूद उसने अपनी ताकत का स्रोत वित्तीय रखा है। वो पैसे से देश खरीद रहा है, मुल्क खरीद रहा है, बंदरगाह खरीद रहा है, लोगों को खरीद रहा है, आपके साइंटिस्ट खरीद रहा है, आपके जासूस खरीद रहा है। तो अभी भी फौज के लिहाज से अमेरिका ही बहादुर है। तो अब ऐसे में बड़ा मजा आता है देख के कि साहब इराक में आग घुसे हैं, सीरिया में आग घुसे हैं, अफगानिस्तान में आग घुसे हैं, फलानी जगह ढिकानी जगह, हर जगह आग घुसे हैं, और कहते हैं कि सब उपनिवेशवादी ताकतों का विरोध करना है। एक हमारे यहाँ साहब एक बनवारी लाल शर्मा मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। मेरे बड़े के नजदीकी संबंध थे, मैथ्स के थे वो, और मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, तो मुझे बहुत पसंद थे। तो वो कहते थे कि मुझे अनुपम ये बात बड़ी मजेदार लगती है कि इस दुनिया में इकलौती बार एटम बम गिराने वाला मुल्क, वो भी 2-2 मुल्कों को बर्बाद करने वाला मुल्क, टॉर्च लेके पूरी दुनिया में देखता है किसी के पास एटम बम तो नहीं। मतलब देखिए, तो दरोगा बना हुआ है, दरोगा बना हुआ, ग्लोबल दरोगा। तो अब साहब ये अभी कुछ दिन पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर, ये विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया था कि अमेरिका में मानवाधिकार के हनन पे या फिर क्या था, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की स्थिति पे हमारी नजर बनी हुई। अब साहब किसने सोचा था? ये बयान तो कभी रूस ने नहीं दिया कि अमेरिका में मानवाधिकार के हनन पे और लोकतंत्र के हनन पे हमारी नजर बनी हुई। ये बयान तो किसी ने दिया ही नहीं इतिहास। और भारत कह रहा है कि साहब हम देख रहे हैं हमारी नजर बनी हुई, आपकी हमारी हर हरकत पे नजर बनी है। अभी बड़ी अच्छी बात कही विदेश मंत्री ने कल या परसों। उन्होंने कहा कि साहब अब बताइए, उनको ये भी एतराज है कि आप इतनी गर्मी में चुनाव क्यों करा रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट की इतनी गर्मी में क्यों करा रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो बड़े अच्छे मौसम में चुनाव कराए थे, आपकी 66% वोटिंग थी, हमारी 67%। इतनी गर्मी में भी हमारी वोटिंग आपसे ज्यादा है, इतनी गर्मी में भी हमारा लोकतंत्र आपसे ज्यादा है। तो ये जो भाई एक, वो एक गाल पे तमाचा खा के दूसरा गाल आगे करने वाला मुल्क नहीं रह गया ना। और दूसरे उनको ये भी, उनको अच्छा, एक जगह मैं प्रधानमंत्री मोदी की भी हिपोक्रेसी मानता। गांधी गांधी की माला जपते रहते हैं, पाकिस्तान में भी घुस के मार आते हैं, कनाडा में भी घुस के मार आते हैं, अमेरिका में भी घुस के मार आते हैं, और मुंह से गांधी के अलावा कुछ शब्द नहीं निकलता। तो अब ये बात उनको और चिढ़ाती है क्योंकि बंदा गांधी गांधी करता रहता है और बात काम बोस वाला कर रहा है। तो उनको ये बात जाहिर सी बात है चिढ़ाती है।
तो ये वो चीजें हैं। बहरहाल आज की तारीख में जो तमाम ग्लोबल मीडिया में आप विरोध देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण सर यही है कि उन्हें आदत नहीं है कि आप उनकी आंख में आंख डालकर बात करें। आपको याद दिला दूं एक चीज और फूफा जी, जी जी। हम पहले मुल्क थे जहां अमेरिकी राष्ट्रपति आया और उसका स्वागत करने प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आते थे तो प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट देख खड़े रहते थे। हमारे यहाँ जब बिल क्लिंटन आते हैं तो उनका स्वागत विदेश मंत्री करते हैं, उनका स्वागत विदेश मंत्री करते हैं। ले जाके उनको बड़ा हाउस टिका दिया जाता है कि ठीक है प्रधानमंत्री खाली होंगे आते आपके पास। तो ये एक अपने तमाम एक अंदाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने। और ये काम हालांकि अटल जी ने शुरू किया था, ये काम अटल जी ने शुरू किया था। तो अब अपना भाजपा का अपना अंदाज है। और वैसे भी देखिए एक बार मायावती जी ने कहा था, मायावती ने कहा था कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। इसी तरह पूरे पश्चिमी देशों को, पूरी दुनिया को, भारत जो कि इतना बड़ा देश है, दुनिया के सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, जिसके पास फौज भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, और उसके बाद मैं बड़े घमंड से कहता हूं कि पूरे एशिया में हम इकलौते मुल्क हैं जहां पे कभी फौजी हुकूमत नहीं हुई, जहां कभी फौजी विद्रोह नहीं हुआ, जहां आज भी एक चाय वाला जब एक संवैधानिक पद पे खड़ा होता है तो सेना के तीनों अंग के जनरल खड़े उसको सलूट बजाते हैं। मुझे याद है एक पाकिस्तानी बड़े पत्रकार कह रहे थे कि साहब मैंने वहां पे गया, मैं हिंदुस्तान गया तो मुझे इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेना था, तो मुझे टाइम फिक्स था, मैं पहुंचा। और जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि भारत के सेनाध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैडम प्राइम मिनिस्टर पहले आपसे मिलेंगी फिर इनसे मिलेंगी, आप विदेशी गेस्ट हैं, बात कीजिए जाइए। तो उन्होंने कहा बताइए, हमारे यहाँ तो अगर जनरल आने वाला होता है तो प्रधानमंत्री का बस नहीं चलता, वो उनको लेने चला जाए रावलपिंडी कि साहब आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको आप ही आपके ऑफिस से रिसीव कर लूं। तो क्या वहां तो ये जो एक सिविलियन हुकूमत है, ये जो एक सिविलियन हुकूमत है कि एक चाय वाला भी अगर उस संवैधानिक पद पर बैठता है, तो भारत में कभी सुना नहीं गया कि फौजी क्रांति और या फौजी बगावत दूर की बात है, कभी इसकी बू भी नहीं आई ओंकार जी। और ये बात मुझे बहुत गर्व से भर देती मैं दर्शकों को जरा दिखाता हूं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो क्या रहा है, और 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं। जरा ये देखिए पहले, फिर मैं आपको दो छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगा कि वहां किस तरीके से छात्रों का दमन किया जा रहा है, प्रदर्शन का, और मीडिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। पहले जरा स्टिल फोटोग्राफ्स देख लीजिए जो गूगल पर हैं इस समय आपके लिए। ये आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज में किस तरह के प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर चल क्या रहा है और किस तरीके से अब वहां इन्वॉल्व कर लिया गया है जो वहां की सबसे सिद्धस्त एक तरीके से फौज के बाद जिसको माना जाता है, जो गार्ड हैं उनको वहां बुला लिया गया है और दमन चक्र एक तरीके से शुरू हो गया है। ये बाइडेन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी मानी जा रही है। चलिए इस फोटो को जरा बड़ा करके देखते हैं। और मैं आपको जरा दो वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। एक छात्रों को जिस तरीके से वहां दमित किया जा रहा है, जरा देखिए।
दूसरे जो मीडिया वहां पर कवर करने गया है, एक कैमरा पर्सन के साथ वहां क्या किया जा रहा है, जरा देखिए। और यही वो दृश्य हैं जिन पर भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसने ये कहा है कि अमेरिका को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, और लगे हाथ ये भी कह दिया कि दूसरे को सीख देने से बेहतर है कि खुद पालन करे। अनुपम जी, ये जो हमारी विदेश नीति में धार देखने को मिल रही है, यूरोपियन कंट्रीज के दौरे पर हों एस जयशंकर साहब, अमेरिका में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, जिस तरीके से खुल करके वो लताड़ते हैं यूरोपियन मीडिया को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी। जब हम रूस से तेल खरीद रहे थे तो हमें तरह तरह की नसीहतें दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि साहब ये रूस के लिए मददगार हो रहा है, और यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है उसके आलोक में भारत को उससे तेल नहीं खरीदना चाहिए। उस समय का जो एस जयशंकर साहब का बयान था, उसके बाद इधर उधर देखने की भी जगह बची नहीं थी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के लिए। उन्होंने कह दिया था कि जितना हम एक महीने में अपनी जरूरत का तेल खरीद रहे हैं, उतना तो यूरोपियन कंट्रीज दोपहर तक खरीद लेते हैं, तो आप क्यों नहीं बंद कर देते। तो ये जो विदेश मंत्रालय और हमारी विदेश नीति में जो एक तेवर देखने को मिल रहे हैं, एक धार देखने को मिल रही है, ये बहुत हद तक 2 बार का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नरेंद्र मोदी का अपना एक तौर तरीका बात करने का, सम्मान भी देते हैं लेकिन बात भी करते हैं, और एस जयशंकर साहब की एज फॉरेन मिनिस्टर नियुक्ति। तो मैं सिर्फ एक आदमी पे इसको रोक देता हूं। देखिए, इस तरह 1971-72 में इंदिरा गांधी विदेश से एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लेके आए। उस शख्स ने 1971-72 से 1991 तक 20 साल में देश को दिवालिया कर दिया। 20 साल वो इस देश का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा, आरबीआई का गवर्नर रहा, सब कुछ रहा। उसका नाम सरदार मनमोहन सिंह। इस देश को दिवालिया कर दिया और हमको 1991 में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उसी शख्स को उन्होंने वित्त मंत्री बनाया। बजट पेश करने की नौबत आई, वो सरदार जी वही बजट बना के ले गए जैसा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की। लोग बताते हैं नरसिम्हा राव एकदम आपे से बाहर हो गए, बजट बना के फेंक दिया। बोला मुझे इंदिरा राजीव समझ लिया तुम, इसलिए लाया था मैं तुम्हें। भगाओ इस समाजवादी बजट को, जाओ एक कॉर्पोरेट बजट बना के लाओ, एक पूंजीवादी बजट बना के लाओ। वही सरदार जी जाके पूंजीवादी बजट बना लाए और 5 साल में मुल्क पलट गया, 91 से 96 के बीच। और ऐसा पलटा कि आज नरेंद्र मोदी जिस ताकत से बात कर रहे हैं, उस ताकत की शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए इसको। लोग इसको मनमोहन सिंह को क्रेडिट, अरे मनमोहन सिंह तो एक बाबू थे, एक बाबू जिनसे इंदिरा ने जो कहा वो कर दिया, राजीव ने जो कहा वो कर दिया, और नरसिम्हा राव ने जो कहा वो कर दिया। उसी तरह आप देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर जयशंकर, पूरे आदर और सम्मान से उनके साथ मैं कह रहा हूं, यही जयशंकर साहब पहले भी विदेश मंत्रालय में थे, पर तब प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह थे। आप चाह के कुछ नहीं कर सकते, आपको करने की ताकत एक शख्स ने दी जिसका नाम नरेंद्र मोदी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दे आर सिविल सर्वेंट्स। मनमोहन सिंह भी एक सिविल सर्वेंट थे और जयशंकर साहब भी एक सिविल सर्वेंट, लेकिन इन्हें कुछ करने की ताकत प्रधानमंत्री ने दी। एक आदमी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक आदमी, अगर एब्सोल्यूट बहुमत है, अगर सरकार लंगड़ी नहीं है, तो एक आदमी मैटर करता है, प्रधानमंत्री। नरसिम्हा राव की सरकार तो लंगड़ी थी, वहां भी एक आदमी मैटर किया, खुद नरसिम्हा राव। तो संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत है कि किसी देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि साहब आप हमारी चुनाव प्रचार कर दिए,
तो कोई कह रहा है कि आप तो साहब सुपरस्टार है, कोई कह रहा है कि पुतिन जैसा आदमी जो एकदम सख्त मिजाज माना जाता है, तो कहता है कि साहब इट इज वेरी टफ नेगोशिएटिंग विद मिस्टर मोदी। मोदी साहब से नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं माई वे और हाईवे। माई वे और हाईवे एक स्लैंग है जिसका मतलब है या तो मेरी बात सुनो या अपना रास्ता नापो। रूस का राष्ट्रपति कह रहा है कि नरेंद्र मोदी मेरे से ये कह गए माई वे और हाईवे, या मेरी बात सुनो या अपना रास्ता नापो। आप सोचिए, सोचिए इसको। नरेंद्र मोदी जाते हैं, ट्रंप का चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप हार जाता है। जो बाइडेन आते हैं, लोग कहते हैं कि साहब जो बाइडेन तो नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज होंगे। तो जो बाइडेन आपको घूम घूम के मोदी को और फ्लैटर करते हुए नजर आते हैं। तो मतलब आप देखिए, रिपब्लिकन राष्ट्रपति भी आपको अकोमोडेट कर रहा है और डेमोक्रेट भी आपको अकोमोडेट कर रहा है। तो वो तो हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी का और वो मांग रहे थे, दस्तखत मांग रहे थे, दस्तखत मांग रहे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ हाँ, मांग रहे थे। हाँ, हाँ। तो एक एक अब देखिए, अब बड़ी दिक्कत ये हो गई ना कि सच को सच कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अंधभक्त हो, पैसे मिल रहे हैं, गोदी मीडिया हो, लेकिन आप बताएं, आपके पहले भी इसके पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जो इस तरह पूरी दुनिया को आंख में आंख डालकर बात करता था? आप बताएं कि कहते हैं साहब चीन ने ये कर, चीन, अरे भाई चीन से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। हमारे रक्षा मंत्री एके एंटोनी संसद में कहते थे कि साहब हमने चाइना बॉर्डर पे कोई काम ही नहीं किया, कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया, कि क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट करो तो चीन नाराज हो जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उससे चीन खुश रहता है। तो साहब इसको देखें, ये बॉर्डर है, इसके एक तरफ जंगल है, पहाड़ है, और दूसरी तरफ चीन 6 लेन रोड बना रहा है। अब साहब हमारी भी 4 लेन रोड्स बन गई, पहाड़ काट के हमारी भी टनल्स बन गई, चाइना बॉर्डर पे हमारे एयरपोर्ट्स बन गए, 2 घंटे में हमारी फौज पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है चाइना नाराज है। भाई यासीन मलिक मनमोहन सिंह से थोड़ी नाराज होते थे, उनको तो मनमोहन सिंह बुला के बिरयानी खिलाते थे। अगर यासीन मलिक सजा काट रहे हैं मोदी राज में, तो मोदी से नाराज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी, और देखें ओंकार जी, अभी पैसे रुपए वाली बात तो नहीं जानता है, घटिया बात है, लेकिन ना मेरी जात के हैं, ना मेरे प्रदेश के हैं। मैं ईमानदारी से मान रहा हूं कि साहब जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं जितना उन्होंने काम किया है। लेकिन ये है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह देश में जिनको लगता था कि हम तो पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए, उन्हें बर्दाश्त नहीं, और विदेशी मुल्क जिन्हें लगता था ये तो सब गुलाम मुल्क है, उन्हें बर्दाश्त नहीं। अब आप ये देखें, अभी आप नेशनल गार्ड्स का जिक्र कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में छात्रों का दमन करने के लिए नेशनल गार्ड्स बुलाया। पहले आप जान लें नेशनल गार्ड्स है क्या। नेशनल नेशनल गार्ड अमेरिकी फौज का हिस्सा है ओंकार जी। जी जी। नेशनल गार्ड विदेशों में जाके लड़ता है। एक लाइन में समझिए कि अमेरिका ने अपने विश्वविद्यालयों में फौज उतार दी है। अमेरिका ने अपने यूनिवर्सिटीज में आर्मी भेज दी है। अब आप सोच के देखिए, मैंने ट्वीट भी किया था, आपने देखा होगा कि अगर जेएनयू में ऐसा होता तो अभी तक हमारे देश के आधा मीडिया से लेके, विश्व मीडिया से लेके, पूरी दुनिया कुर्ते फाड़ लेती है अपनी साथ, हाहाकार मचा देती है, अरे साहब इतना दमन हो गया, इतना दमन हो गया। दमन वो है जो नेशनल गार्ड्स बुला के अमेरिका कर रहा है। दमन वो है जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने किया था कि जेएनयू से एक एक लड़के और एक एक टीचर को बाहर फेंक के जेएनयू में ताला लगवा दिया था। 22 दिन ताला लगा रहा था। वो दमन था। वो दमन नहीं है कि जेएनयू में ढपली बजा बजा के कह रहे हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण बाहर जाओ। वो दमन नहीं है। दमन ये तो तुम्हारी एकदम बेलौस पना है। दमन वो है जो इंदिरा गांधी ने किया था, और दमन वो है जो आज अमेरिका में नेशनल गार्ड्स कर रहे हैं।
ओंकार जी। अमेरिका प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। भारत ने शुरुआत कर दी है, अभी तो और भी देश प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे। नंबर 2, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू का मैं बयान पढ़ रहा था, गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका शिकार यहूदी छात्रों को और प्रोफेसर्स को भी बनाया जा रहा है। अमेरिका तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा पूरी दुनिया में। सर, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि दूसरे मुल्क को आप इस तरह का बयान देते नहीं देखेंगे, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, रूस तक नहीं देगा, चीन तक नहीं देगा। ये बयान सिर्फ हम दे सकते थे और हम दे चुके हैं, और कोई नहीं देगा, और कोई अमेरिका के मुंह नहीं लगेगा। रही बात नेतन्याहू की नाराजगी की, तो आपको याद होगा अभी 1.5 महीने पुरानी बात है, यही पेन यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में और एमआईटी में इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे, और यहाँ पे यहूदियों के नरसंहार की बात हुई थी। मैं हमेशा कहता हूं, वहां पे एक नारा ये लगता है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, यानी नदी से समुद्र तक सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन होगा, आजाद होगा। साहब, हाँ, तो नदी, किस इजराइल नदी की बात? हाँ, इजराइल को नदी खत्म नदी ही कर दो। हाँ, नदी है जॉर्डन और समुद्र है मेडिटेरेनियन। तो इन दोनों के बीच में फिलिस्तीन भी है, गाजा भी है, बीच में इसराइल भी है। उनका कहने का मतलब इसराइल खत्म है, प्लस इसराइलियों के नरसंहार की बात हुई। तो साहब, कोई एक्शन नहीं हुआ तीनों यूनिवर्सिटी में। तो साहब, वहां पे एक कांग्रेसियल कमेटी बैठे, मतलब कांग्रेस की एक कमेटी बैठी है, और एक कांग्रेस वुमन ने इन लोगों से सवाल जवाब किए, जिसमें पेन यूनिवर्सिटी, पेनिसिल्वेनिया, हार्वर्ड और एमआईटी तीनों के यूनिवर्सिटी के हेड आए। तीनों से पूछा गया कि साहब ये क्या कर रहे हैं। तीनों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने इतना बेहुदा जवाब दिया। उन्होंने कहा सिर्फ आप धमकी तो दे रहे हैं, अभी मारा तो नहीं है। वो अलग बात है कि उसके बाद इतना दबाव पड़ा कि उन तीनों को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन आपने वो धमकी पे ध्यान नहीं दिया, आज पिटाई शुरू हो गई। ब्रोकन विंडो, देखिए, क्राइम में एक होती है ब्रोकन विंडो थ्योरी। ब्रोकन विंडो थ्योरी ये कहती है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है साहब पुलिस वालों को, कि अगर किसी ने आपका शीशा तोड़ दिया है और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अगली बार डकैती पड़ जाएगी। शीशा तोड़ के लोग अंदाज लेते हैं कि आप रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो साहब, आपने धमकियों का कॉग्निजेंस नहीं लिया, धमकियों को संज्ञान में नहीं लिया, तो अब ये हो गया कि यहूदी प्रोफेसर और लड़के पिट रहे हैं। शर्म नहीं आती साहब इन लोगों को, इन लिबरल्स को शर्म नहीं आती। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैं देख रहा था, उन्होंने साहब नारे लगाए वहां पे मुसलमानों ने कि साहब यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दो। गैस चैम्बर वो है जिसमें हिटलर मारता था यहूदियों को। तो बड़ा विरोध हुआ, तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने क्लीन चिट कह दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहा था, ऐसा नहीं, ऐसा कहा था। उसके कुछ दिन बाद, मुश्किल से 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद, ऑस्ट्रेलिया में एक बिशप साहब चर्च में बोल रहे थे, और एक फिलिस्तीनी युवक गया और उनको चाकू से गोद दिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से कहा कि वो वीडियो ट्विटर से हटवा दिया। आप सोचिए कहां जा रहे हैं। मुझे याद है जर्मनी में एक युवती ने अपना गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार पुलिस को बताने से ये कह के इनकार कर दिया। बाद में पूछा गया क्यों इनकार किया, कहा साहब वो सब फिलिस्तीनी थे, अगर मैं कह देती तो इस देश में लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो जाते। किस माइंडसेट में जी रहे हैं सर, किस माइंडसेट में जी रहे हैं। और आप सोचिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में, जिसपे वामपंथियों का एक अधिकार है, उसने लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया साहब। उन्होंने किस कदर लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमेरिका एक दूसरे कारण से परेशान हो रहा है साहब। वहां जो आपका ये जो लिबरलिज्म है, वो पागलपन की हद तक पहुंच गया है, पागलपन की हद तक पहुंच गया है, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। और अब उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात आज तय हो गई ओंकार जी, आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इसको आप प्लीज इस प्रोग्राम को मार्क कर लीजिए, और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद आज की मेरी इस बात को, बयान को जरूर दिखाइएगा
आज कल परसों जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में हुआ है, इसने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सुनिश्चित कर दिया। ट्रंप जीतेंगे बिल्कुल और उनकी जीत में इसको एक बहुत बड़ा कारण भी माना जाएगा। लोग आजिज आ गए इस पागलपन से। सही आकलन है आपका अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।